हाँ जी बच्चों, क्या हाल है सभी के? मैंने कहा क्या हाल है सभी के, सब कह रहे हैं सब बढ़िया। आज अपने को नया चैप्टर शुरू करना है। कौन सा चैप्टर? नाम आपको दिख रहा है, रेशियो एनालिसिस। क्या बताऊं, सबसे इजी चैप्टर यही है। मेरे को भी सबसे इजी चैप्टर यही लगता था, रेशियो एनालिसिस। क्योंकि इस चैप्टर में ना दिमाग नहीं लगाना पड़ता। दिमाग आराम से आप बचा के रख सकते हैं। केवल और केवल फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला लगाना है, रेशियो निकालना है। वैसे ये नाम आपने रेशियो पहली बार थोड़ी ना सुन रहे होंगे, सुना होगा। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंट तरीके के रेशियोज पढ़ने वाले हैं, उनको निकालना सीखने वाले हैं। फॉर्मूला क्या होता है वो सीखने वाले हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चंस बनाना बड़ा इजी रहता है। चाहे वो थ्योरी हो रेशियो के क्वेश्चंस की, चाहे वो प्रैक्टिकल हो, बड़ा ही इजी रहता है। करना उससे ज्यादा इजी रहता है। अगर फॉर्मुलेज आते हैं तो आप आराम से कर ले जाएंगे। मान के चलिए एग्जाम में करीब 8 से 10 नंबर का आपको इस चैप्टर से मिलने की संभावना है। यानी रेशियो के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, नहीं 8-10 तो 5 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑन एन एवरेज मैं 8 से 10 मान करके चल रहा हूं। ठीक है, ये चैप्टर रेशियो एनालिसिस का, इसमें लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो। देखो बेटा, रेशियो जब भी निकाला जाता है ना, तो किन्हीं दो चीजों के बीच में निकाला जाता है। किसकी चीज बीच में? कम से कम दो चीजों के बीच में निकाला जाता है। हम उन दो चीजों के बीच में निकाल करके स्टडी करते हैं कि कैसा रेशियो है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमने दो चीजों के बीच में हमने एक करंट एसेट लिया और एक करंट लाइबिलिटी लिया। इन दोनों के बीच में हमने रेशियो निकाला कि मेरे करंट एसेट कितने हैं, करंट लाइबिलिटी कितनी है। फिर हम उसको स्टडी करते हैं। इस रेशियो को हम लोग करंट रेशियो भी कहते हैं। हो सकता है छोटे में 11th-12th में अपने ने कभी करंट रेशियो पढ़ा हो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर वो भी नहीं पढ़ा होगा तो दावे के साथ कह सकता हूं हमने जीपी रेशियो जरूर सुना होगा। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो। जीपी रेशियो क्या होता है? क्या बात है, फॉर्मूला बता रहे हैं, यही यही पढ़ेंगे हम लोग। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। एनपी रेशियो में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन सेल्स इनटू 100। देखिए, जब हम जीपी रेशियो की बात करते हैं तो जीपी रेशियो क्या बताता है, अगर आप देखें तो वो दो चीजों की रिलेशनशिप बता रहे हैं ना, कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, कितनी सेल में, जीपी अपॉन सेल। जीपी और सेल्स की रिलेशनशिप बताता है कि सेल में कितना मार्जिन है मेरा। तो रेशियो हमेशा दो चीजों की रिलेशनशिप बताने वाला है। प्रैक्टिकल पॉइंट में बात करें, थोड़ी देर के लिए थ्योरी को छोड़ दें, प्रैक्टिकल पॉइंट में बात करें तो एज अ एनालिस्ट, जब भी एज अ, मान लो मेरे को किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, किसी कंपनी में सोच रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कर लूँ, शेयर्स खरीद लूँ, कुछ कर लूँ, मैं पता है क्या करता हूँ? मैं उसके पास्ट रेशियोज को स्टडी करता हूँ। जितने भी विद्वान लोग हैं वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं, उसको चेक करते हैं कैसी बैलेंस शीट, क्या पीएनएल है। तो कैसे करते भाई? मान लो मैं किसी को बता रहा हूँ कि किसी का नेट प्रॉफिट आया 1 करोड़ रुपए। आपको क्या लग रहा है, अच्छी कंपनी बेकार कंपनी? नहीं बता सकते। 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट है तो किस व्यापार से है, कितना पैसा इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का प्रॉफिट है, प्रोफाइल क्या है, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। तो दैट मीन्स स्टडी करनी पड़ती है। तो रेशियोज निकालने पड़ते हैं। इवन आप बैंक से जब लोन भी लेने जाएं, बैंक से बिजनेसमैन लोन लेता है ना, कैश क्रेडिट लिमिट, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, ओवरड्राफ्ट लिमिट। तो बैंक क्या करता है बेटा, बैंक रेशियोज मांगता है सारे। रेशियोज को स्टडी करता है कि इनको देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। पता चले हमने लोन दे दिया तो कहीं ऐसा तो नहीं है फरार हो जाएंगे, दे नहीं पाएंगे, चुका पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो प्रैक्टिकल जीवन में जब भी आप बड़े हो करके आप कमाने लगेंगे, तो हो सकता है आपका इंटरेस्ट जागे कि हम स्टॉक मार्केट में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते चलें। तो जब हम इन्वेस्टमेंट, तो एक तरीके की इन्वेस्टमेंट तो ये हुई कि भाई चार लोग खरीद रहे हैं तो हमने भी इस कंपनी के शेयर खरीद लिए। चार लोगों ने टाटा के शेयर खरीदे, एनटीपीसी के शेयर खरीदे तो हमने भी खरीद लिए। एक स्टडी होती है जो पढ़े लिखे लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, पीछे को देखते हैं, रेशियोज देखते हैं, फिर फ्यूचर को सोचते हैं। जैसे अभी फ्यूचर है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, आने वाले समय में, आने वाले 5-10 साल बाद ये सब बाकी सारी व्हीकल्स एक तरीके से डिस्कार्ड हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का सामान है। तो लोग क्या करते हैं, फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट करते हैं, रेशियो का एनालिसिस करते हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं, टाइम ओरिजिन के हिसाब से।
तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है। मैं तो आपको यही कहूंगा कि ये चैप्टर के लिए हम लोग पढ़ेंगे, फॉर्मुलेज भी सीखेंगे। आपका एक बहुत जरूरी जो काम रहने वाला है वो ये रहने वाला है कि ये सारे फॉर्मुलेज आपके दिमाग में होने चाहिए। टाइम लगेगा, रोज अगर आप नियम से इसको 1-2 घंटे याद करने के लिए दे देंगे, मुश्किल से 3 से 4 दिन के अंदर सारे फॉर्मुलेज आ जाएंगे। अगर फॉर्मुलेज आपके दिमाग में हैं तो भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं, बड़ा आराम से हो सकता है, चाहे वो थ्योरी का क्वेश्चन हो चाहे वो प्रैक्टिकल का क्वेश्चन हो, हम लोग क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए पढ़ के देखते हैं। रेशियो एनालिसिस, द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स इज नोन एज रेशियो। दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको हम रेशियो के नाम से जानते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ रेशियो आर ए रिलेटिवली इजी एंड सिंपल टास्क। वाकई बड़ा इजी है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, बट प्रॉपर एनालिसिस, अंडरलाइन करो बेटा, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेशियो इज एन इंपॉर्टेंट टास्क। देखिए थ्योरेटिकल जीवन में तो हम लोग रेशियो बस निकाल लेंगे, हाँ थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे भी कि उसका मतलब क्या होता है, इसके अलावा ज्यादा थ्योरेटिकल जीवन में हमारे नहीं है। बट प्रैक्टिकल जीवन में समझो, प्रैक्टिकल जीवन में रेशियो निकालना ही काम नहीं होता। रेशियो निकालना तो इजी होता है, फॉर्मूला बेस्ड होता है, उसका एनालिसिस किया जाता है कि आखिर अगर ये रेशियो इतना निकला तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। करंट रेशियो किसी का अगर 1:1 का निकला तो अच्छा है कि खराब है, 2:1 का निकला तो कैसा है, 5:1 का निकला तो क्या मतलब है। तो कह रहे प्रॉपर एनालिसिस करना, उसकी इंटरप्रिटेशन करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं रेशियो एनालिसिस के? रेशियो एनालाइज करके हमें उस फर्म की, उस कंपनी की स्ट्रेंथ पता चल जाती हैं, उसकी वीकनेसेस पता चल जाती हैं। टू हेल्प टू एनालाइज क्या पता चल जाता है, पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट में क्या किया उसको देखते हैं, और उसकी वजह से पीछे को देख के हम फ्यूचर के प्रोजेक्शन, भविष्य को प्रिडिक्ट करते हैं कि भविष्य में ऐसा होगा। तरीका ही यही होता है। आप भी कहीं पे, मैंने अभी इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल लिया, आप भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो पास्ट को देखोगे। भाई अगर किसी कंपनी में लगाना है आज, तो आप कैसे डिसाइड करोगे आज लगाएं कि ना लगाएं? फ्यूचर तो इंसान प्रिडिक्ट करता है, बट उसको कैसे करता है? पास्ट परफॉर्मेंस देखता है कि नहीं इस कंपनी ने रेगुलरली अच्छा परफॉर्म किया है और भविष्य भी इसका सही दिखाई दे रहा है, तब पैसा लगाता है। तो रेशियो हमको पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने में मदद करते हैं, फ्यूचर के प्रोजेक्शन में मदद करते हैं, और किसको मदद करते हैं? शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इन सबको मदद करते हैं कि वो फर्म की परफॉर्मेंस पता लगा पाए। देखो गवर्नमेंट में अगर मैं बात करूं तो जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उसमें वो कुछ केसेस आपने सुना होगा ना, डिपार्टमेंट में स्क्रूटनी लगती है, कुछ केसेस रैंडम बेसिस पे वो चेक करता है आपने प्रॉफिट सही दिखाया कि नहीं दिखाया, टैक्स का इवेजन तो नहीं कर रखा है, चोरी तो नहीं कर रखी है, ये वो। तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं रेशियो। फॉर एग्जाम्पल आपका जीपी रेशियो जब असेसिंग ऑफिसर ने एनालाइज किया तो पिछले साल का जीपी रेशियो था आपका 25%, इस साल का जीपी रेशियो है 15%। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उसके दिमाग में पहुंच ही गया। ये मैं आपको प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं। वो कहेगा जस्टिफाई करिए साहब, ये 25 से 15 कैसे हो गया? इसका मतलब आपने डायरेक्ट खर्चे ज्यादा दिखा रखे हैं जरूरत से ज्यादा। जीपी रेशियो डायरेक्ट रेशियो है, या तो आप ये जस्टिफाई करो भाई कि नहीं रॉ मटेरियल वगैरह वाकई बहुत महंगा हो गया, उस कंपैरिजन में सेल उतनी नहीं महंगी हुई, इसलिए मेरा जीपी रेशियो घट गया। नहीं तो रेशियोज में इतना फ्लक्चुएशंस आना ये बड़ा दिक्कत है। एज अ ऑडिटर, ऑडिटर जब ऑडिट करते हैं ना, ऑडिट करके चेकिंग करते हैं ना कि वो सारी चीजें सही है कि नहीं है, तो देखो आप तो सीखते हो कि भाई सब चीजों को चेक कर लिया, बट ऑडिटर दिमाग से काम करता है। ऑडिटर क्या करता है, पहले पिछले साल के खर्चे देखता है, फिर उसको कंपेयर करता है इस साल के खर्चे से। जहां उसको मेजर फ्लक्चुएशन दिखता है, मान लो हमको दिखाई दिया कि पिछले साल वेजेस पे हुई थी 50 लाख रुपीज की, 50 इस बार वेजेस पे हुई है 80 लाख की, लेकिन माल पिछली बार जितना बिका था इस बार भी उतना ही बिका है, प्रोडक्शन उतना ही है, लमसम 10-20% ऊपर नीचे, बट वेजेस में इतना फर्क कहां से आ गया फिर भाई? क्या लेबर वाकई इतनी महंगी हो गई कि तुम्हें फर्जी लेबर दिखाई हुई है? तो रेशियोज बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है? आपके सिंप्लीफाई कर देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो इतने भयानक होते हैं, उनको रेशियोज की मदद से हम देख पाते हैं। हम पास्ट को एनालाइज करते हैं और फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर को। डिसीजन मेकिंग करने में, कॉस्ट की कंट्रोलिंग में हमें मदद करता है। ये सब एडवांटेज। जिस चीज के एडवांटेज है उसकी लिमिटेशन यानी डिसएडवांटेज तो दुनिया में होगा ही होगा, चाहे वो कोई भी हो। पहला, रेशियो इग्नोर करता है क्वालिटेटिव फैक्टर। देखियो बेटा,
सपोज करो हमें ये देखना है कि किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है। मान लो हम पेन बनाते हैं, हमें ये देखना है कि पेन की क्वालिटी कैसी है, तो इसमें रेशियो काम नहीं कर पाएगा, क्वालिटी नहीं बता पाएगा। हाँ, ये देखना है कि ये पेन मिस्टर एक्स ने, मिस्टर एक्स हमारे यहाँ वर्कर हैं, मिस्टर एक्स ने ये पेन कितनी एफिशिएंसी से बनाए, ज्यादा पेन बनाए, कम पेन बनाए, कितनी देर में क्या बनाने थे, हम रेशियो से वो देख लेंगे। किसी की क्वालिटी रेशियो नहीं बता सकता, क्वांटिटी रेशियो बता सकता है। मान लीजिए आप में से कुछ बच्चों ने 2 घंटे के अंदर 5 चैप्टर तैयार कर लिए और कुछ बच्चे ने उस 2 घंटे के अंदर 1 चैप्टर तैयार किया। रेशियो क्वालिटी नहीं बता पाएगा, क्वांटिटी बता देगा कि उसने 5 कर लिया, उसने 1 किया। हो सकता है जिसने 1 किया उसने बड़ा डेप्थ में किया होगा, इससे चैप्टर से कुछ भी आ जाए, हमें सब कुछ आता है, और जिसने 5 किया उसने ऊपर ही ऊपर किया हो। ठीक है। दूसरा, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो भी डिफेक्टिव हो सकती है, मैनिपुलेटिव हो सकती है, फर्जी हो सकती है, गलत हो सकती है। देखिए अकाउंट्स तो क्या है, अकाउंटेंट की हाथ की कठपुतली है, वो जैसा चाहता है उसको दिखाने की कोशिश करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही अगर गलत ले ली तो रेशियो भी क्या निकलेगा, गलत निकलेगा। इवन अब मैं आपसे बोल ही रहा हूं तो बताता हूं। देखिए जब बैंक वगैरह से लोग लोन कराते हैं ना, बैंक से अगर आपको लोन कराना है बिजनेस के लिए, तो लोग सीए वगैरह से फोरकास्टेड फ्यूचर का पीएनएल बैलेंस शीट रेशियोज बनवाते हैं। बैंक कहता है हमें पिछले साल के तो दीजिए दीजिए, और आप आगे आने वाले साल में आपको क्या लगता है उसको भी प्रोजेक्ट करके दीजिए, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मांगता है। तो लोग सीए वगैरह से बनवाते हैं। अब हम लोग उसमें दिखाते हैं कि भाई अगर आप लोन दे देंगे तो बस आप समझिए मुकेश अंबानी बन जाएंगे, 4 सितारे लग जाएंगे, बिल्कुल कुछ बचेगा नहीं। तो देखा जाए तो लोग मैनिपुलेट ही तो करते हैं बहुत हद तक। फ्यूचर क्यों, फ्यूचर की मांग रहे हो, फ्यूचर में तो कुछ भी हो सकता है। हाँ उतना करते हैं देखने में भी ठीक लगे। ठीक है। तीसरा, सिंगल रेशियो इज नॉट सफिशिएंट। हमने कभी भी कोई एक रेशियो निकाल लिया और उससे कह दिया कोई डिसीजन पहुंच गए, वो गलत है। काफी सारे रेशियोज को साइमल्टेनियसली स्टडी करना पड़ता है। तो चलिए भाई साहब, अब कितनी तरीके के रेशियोज होते हैं, हर एक रेशियो का क्या क्या फॉर्मूला है, आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। देखो भाई, एक तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये दिख रहा है आपको फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो के अंदर मैं आपको एक शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ाऊंगा कुछ, और कुछ एक शॉर्ट टर्म होगा तो दूसरा कौन सा होगा, लॉन्ग टर्म पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल रेशियोज के बाद मैं आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ाऊंगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पढ़ाने के बाद मार्केट टेस्ट रेशियो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद बस एक और आपको पढ़ा दूंगा, एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो। इन रेशियोज में आपको हर तरीके से फॉर्मूले दिखेंगे, याद करना है। अच्छा, याद करने का तरीका अपन का ये रहेगा कि हम लोग वैसे घर पे 2-3 घंटे शांति से बैठ के याद तो करने ही वाले हैं, प्लस उसके बाद आपका तरीका ये होगा कि आप जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे लिखित में, क्वेश्चन को कॉपी में फॉर्मूला लिख लिख के सॉल्व करोगे, तो फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रिटेन हो जाएगा। मैं ऐसे ही याद करता था, ठीक है ना। तो मेरे को याद करने का तरीका यही सही लगता है, आपके लिए भी यही सही है। रेशियोज के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। पहले तो 2-3 घंटे घर पे बैठ के याद करिएगा एक बार, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिख लिख करके काफी सारे क्वेश्चंस, रेशियोज के फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं फाइनेंशियल रेशियोज, जिसमें सबसे पहले शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, और उसमें भी आ रहा है सबसे पहले करंट रेशियो। नाम तो सुना ही होगा, सुना है कभी इससे पहले कभी नाम, ठीक है। तो करंट रेशियो फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स का क्या मतलब होता है, करंट एसेट समझते हैं आप लोग, बता सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से करंट एसेट होते हैं, एक दो कोई भी। स्टॉक हो सकता है, कैश हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, तो करंट एसेट तो कोई भी हो सकते हैं। करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट और कोई शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, सब करंट लाइबिलिटी। तो ऊपर लेना है करंट एसेट, डिनोमिनेटर में नीचे लेना है करंट लाइबिलिटी। अच्छा, करंट रेशियो का एक और नाम भी होता है, क्या नाम होता है, वर्किंग कैपिटल रेशियो भी इसको बोलते हैं। इन सब पे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। द आइडल करंट रेशियो, सबसे अच्छा करंट रेशियो जो थ्योरेटिकली माना जाता है वो 2:1 का माना जाता है। यानी किसी का करंट रेशियो हम अच्छा तब कहते हैं जब उसका करंट रेशियो कितना हो, 2:1। 2:1 मतलब जितनी करंट लाइबिलिटीज हो उसकी डबल करंट एसेट हो।
फॉर एग्जाम्पल करंट लाइबिलिटी अगर किसी की 1 रुपए है तो करंट एसेट 2 रुपए है। करंट लाइबिलिटी 100 रुपए है तो करंट एसेट 200 रुपए हो। करंट लाइबिलिटी 50 लाख रुपए है तो करंट एसेट 1 करोड़ रुपए। ये जो आप पढ़ रहे हैं ये थ्योरेटिकल है, मैं पहले आपको बता रहा हूं, ठीक है। प्रैक्टिकली किसका कितना होना चाहिए वो उस बिजनेस पे, बहुत सारे फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आप थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आपसे पूछता है आइडल करंट रेशियो कितना होना चाहिए, तो आंसर इज 2:1। बट बैंक जो प्रेफर करते हैं करंट रेशियो वो 1.33:1 प्रेफर करते हैं। तो ये इन दोनों में से कुछ भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछता है कि बैंक के हिसाब से आइडल करंट रेशियो क्या होता है तो आप कहेंगे 1.33:1, मतलब एक करंट एसेट हो तो उसकी एक करंट लाइबिलिटी हो तो उसके लिए 1.33 करंट एसेट हो। और बाकी अगर बैंक का नाम कहीं नहीं है, करंट रेशियो आइडल पूछ रहा है, तो आंसर विल बी 2:1। हम लोग कौन से रेशियोज पढ़ रहे हैं? फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो में भी पहले कौन से पढ़ने हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। तो ये करंट रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी बताएगा कि लॉन्ग टर्म बताएगा? शॉर्ट टर्म ही बताएगा। पढ़ के देखो, दिस रेशियो मेजर्स शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। ओके, सिग्निफिकेंस क्यों जरूरी है सर ये करंट रेशियो, क्या बताता है? अच्छा बेटा, इंपॉर्टेंस आओ पढ़ो। अ वेरी हाई रेशियो विल हैव adverse impact on the profitability of the organization। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, मतलब आपसे जानना चाहूंगा, भले ही गलती बताओ, क्या ये लाइन कह रही है अ वेरी हाई रेशियो विल एडवर्स? कौन से हाई रेशियो की बात करें? कौन सा रेशियो पढ़ रहे हैं? करंट। तो अ वेरी हाई करंट रेशियो, आप ये भी बोल सकते हैं, अ वेरी हाई करंट रेशियो विल हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। 2 सेकंड आराम से सोचो कि ये लाइन क्या कह रही है और मेरे को बताओ कि ये आपसे क्या समझ में आ रही है, क्या कहना चाह रही है लाइन। एक एक आ रहा है बच्चा, क्या बोल रहे हैं? जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा लिखा। अच्छा ठीक है, और बच्चे और क्या बताना चाह रहे हैं जी? वेरी गुड। ये एक दूसरा आ रहा है कि सरप्लस कैश अच्छी बात नहीं होती, करंट एसेट अगर ज्यादा होगा तो अच्छी बात नहीं। और कोई? अच्छा, एक बच्चा इसी की बता रहा है कि हाई रेशियो का है नेगेटिव इम्पैक्ट हो, तो इसी की इंटरप्रिटेशन हो। चलिए देखिए, सुनिए भाई, जब हम करंट रेशियो की बात करें तो जाहिर सी बात है करंट एसेट है अपॉन करंट लायबिलिटी। अब मान लो, सपोज करो, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? करंट एसेट की करंट लायबिलिटी? करंट एसेट। सपोज करो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने यहाँ जरूरत से ज्यादा स्टॉक रख रखा है, उसके यहाँ इन्वेंट्री की जितनी नीड होती है उससे काफी ज्यादा रख रखा है स्टॉक, जितनी जरूरत है उसका 6-7 गुना स्टॉक रख रखा है। अब जब स्टॉक ज्यादा रखेगी यानी करंट एसेट ज्यादा, जब ये फॉर्मूले से निकालने बैठेंगे तो करंट रेशियो ज्यादा आएगा, जब करंट एसेट ज्यादा तो करंट रेशियो ज्यादा आएगा। लेकिन स्टॉक ज्यादा रखने से होगा क्या? अननेसेसरी आपकी कैपिटल ब्लॉक होगी। हो सकता है वो पैसा कहीं से अरेंज करना पड़े, बदले में ब्याज देना पड़े, खर्चा बढ़ेगा। स्टॉक को मेंटेन करोगे, देख रेख करोगे, उसकी स्टॉक कीपर रखोगे, जगह लोगे, खर्चा बढ़ेगा। खर्चा बढ़ेगा तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। यानी जब भी जरूरत से ज्यादा करंट एसेट रखते हैं, चाहे स्टॉक की एग्जाम्पल समझ लीजिए या कैश जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया उससे भी आप समझ सकते हैं, आपके पास कैश जितनी नीड होनी चाहिए उससे ज्यादा रख रखा है। तिजोरी में घर में पैसा आपने 1 करोड़ रुपए, 2-2 हजार रुपए के नोट रख रखे हैं। अब क्या हो रहा है? अल्टीमेटली पैसा जो है वो कम होता जा रहा है। सर कम कैसे होगा? नोट उतने ही निकलेंगे। नोट उतने ही निकलेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कैश की पावर, परचेसिंग पावर कम होएगी। सेम चीज है यहाँ पे। करंट एसेट बहुत ज्यादा रखने से करंट रेशियो ज्यादा आएगा, करंट रेशियो खूब सारा ज्यादा आएगा तो एडवर्स इंपैक्ट, एडवर्स मतलब होता है हार्मफुल, नेगेटिव
इम्पैक्ट पड़ेगा आपके अपने प्रॉफिट्स पे। तभी मैंने आपसे कहा कि ये जो करंट रेशियो आइडल होना चाहिए, थ्योरेटिकली 2:1 होना चाहिए, बट प्रैक्टिकली डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर कंपनी पे, कैसी कंपनी है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, स्केल ऑफ बिजनेस क्या है, व्यापार करने का तरीका क्या है, उस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे व्यापार ऐसे होते हैं जब हम माल बेचते हैं तो नकद में बिक जाते हैं। जैसे मान लो किसी की मिल्क की फैक्ट्री है, अमूल वाले हो गए, नमस्ते इंडिया हो गए, है ना, उधर आप चले जाएं तो मदर डेयरी वगैरह हो गया, ये सब माल बेचते हैं, पैसा कलेक्ट करते हैं, नगद माल बेचते हैं। इनको पैसा कम रखना पड़ता है, अपने आप पैसा आया उसी को इन्वेस्ट किया, बहुत ज्यादा सरप्लस कहीं से नहीं लाते, कुछ उधार बेचते हैं। तो डिपेंड करता है करंट रेशियो कितना होना चाहिए। लेकिन ये थ्योरी में आपसे पूछ सकता है जितना ज्यादा करंट रेशियो होगा उतना कम आपका प्रॉफिट होगा। तो क्या हम इसका अपोजिट बोल सकते हैं कि जितना कम करंट रेशियो होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा? हाँ बोल सकते हैं, लेकिन एट दी सेम टाइम एक रिस्क बढ़ जाएगी, इंसॉल्वेंसी की रिस्क बढ़ जाएगी, कैश इंसॉल्वेंसी की। जरूरत से कम करंट एसेट रखोगे, जरूरत से कम करंट एसेट रखोगे, आप कैश अपने पास जितनी जरूरत होती है उतना भी नहीं रखते हो, प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ेगी। सर प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? प्रॉफिट ऐसे बढ़ेगा कि जरूरत से कम कैश रखा है तो कम लोन लाएंगे, कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन रिस्क आ सकती है कैश इंसॉल्वेंसी की, हो सकता है जब हमें किसी को पेमेंट करना हो, वेजेस देनी हो, पैसा ही ना हो, रॉ मटेरियल वाले को पैसा देना है, पैसा ही नहीं है। तो अल्टीमेटली ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत कम अच्छा, बहुत ज्यादा से प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? एडवर्स इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो ये तो हुआ करंट रेशियो। इसी का ही छोटा भाई होता है लिक्विड रेशियो। इसके 3 नाम है, छोटा भाई है ना, तो कोई इसको प्यार से लिक्विड रेशियो बोलता है, कोई क्विक रेशियो बोलता है, कोई एसिड टेस्ट रेशियो बोलता है। पहले तो ये नाम भी आपको याद करने हैं, ये भी पूछ सकता है आपसे। लिक्विड रेशियो का सर क्या फॉर्मूला होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा, आइडल लिक्विड रेशियो 1:1 होता है। सर ये लिक्विड एसेट का क्या मतलब होता है? अच्छा बेटा, लिक्विड एसेट का मतलब जब हम करंट एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस एंड स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस एंड स्टॉक हटा देते हैं, जब हम करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक हटा देते हैं तो जो एसेट बचते हैं वो लिक्विड एसेट कहलाते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब है कि वो एसेट जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। वैसे तो सारे करंट एसेट ऐसे होते हैं जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट उनमें से भी वो पोर्शन जो हम जब चाहें तो नॉर्मली 1-2 दिन में कन्वर्ट हो जाए। तो स्टॉक हम जब चाहें तो बिक जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस तो हमने किसी को दे दिया, वो प्रीपेड एक्सपेंस, ये दोनों करंट एसेट जब हम हटा देते हैं तो बचे हुए जो करंट एसेट होते हैं वो लिक्विड एसेट कहलाते हैं। कौन से एसेट कहलाते हैं? लिक्विड एसेट कहलाते हैं। उसके अलावा एक लाइन लिखी हुई है कि बैंक ओवरड्राफ्ट, अंडरलाइन कर लेना बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट लायबिलिटी इन सच केसेस। कह रहा है ऐसे में आप करंट लायबिलिटी जब निकालना तो बैंक ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट फैसिलिटी मत लेना। अच्छा ठीक है, वैसे तो एग्जाम में नॉर्मली आपको इतना नहीं परेशान करेगा करंट लायबिलिटी के रिस्पेक्ट में, हाँ लिक्विड एसेट निकालने जरूर आपको पड़ेंगे। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप भी कॉपी पेन निकाल लीजिए। क्वेश्चन केवल 1 लाइन का है, मैं चाहूंगा कि आप सॉल्यूशन बिल्कुल ना देखें, पहले अपने आप करें, मैं मदद करूंगा आपकी। 1 लाइन का छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉल्यूशन नहीं देखेंगे हम लोग, भले ही अपने को करने में 5, 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटा, 1 जन्म जो भी लग जाए करेंगे। करंट रेशियो है 2.5:1 का, 2.5:1 का करंट रेशियो दिया हुआ। अरे वाह, करंट रेशियो दे दिया। लिक्विड रेशियो दे दिया है 1:1 का, वेरी गुड। स्टॉक दे दिया है 60,000 रुपीज का, और कैलकुलेट करनी है करंट लायबिलिटी। यानी 3 चीजें दी हैं, करंट रेशियो दे दिया है आपको, लिक्विड रेशियो दे दिया है, स्टॉक दे दिया, और पूछ रहे हैं करंट लायबिलिटी। मैं हिंट दे देता हूं, यहां पे आपके दोनों फॉर्मूले का काम आने वाला है, करंट रेशियो का भी काम आएगा, लिक्विड रेशियो का भी काम आएगा। और आपके लिए हिंट ये है कि फॉर्मूला रख के जो जो चीजें दी हो उसको बस लिखना, फिर 2, 5, 10 सेकंड मिनट सोचना, हो सकता है कि आंसर निकल आए, नहीं तो मैं तो करा ही रहा हूं। ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का मौका दे रहा हूं, एक बार ट्राई कर लो,
बिना सॉल्यूशन देखे। और जिसका आ जाए अगर ट्राई कर पाए तो हमारे साथ आंसर को बताइएगा, शेयर करिएगा क्या आंसर आया है आप लोगों का। लिख लिख के अपना दिमाग लगा के करिए, भले ही गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करिए एटलीस्ट। चलिए मैं मदद कर रहा हूं आप लोगों की। आइए क्वेश्चन को देखते हैं क्या था। करंट रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो दिया है, स्टॉक दिया है, करंट लायबिलिटी निकालनी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा याद रखा करिए कि जो जो चीजें दी हैं बस उनका फॉर्मूला लिख करके थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कहीं ना कहीं सिरा आपको मिल जाएगा और आपका आंसर आने लगेगा। तो चलो भाई, मेरे पास दो रेशियोज इन्होंने दिए हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। एक करंट रेशियो दिया है, हालांकि मेरे को करंट रेशियो का फॉर्मूला पता है। बताओ करंट रेशियो का फॉर्मूला कोई बच्चा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। और करंट रेशियो इन्होंने कितना दिया है? 2.5:1। तो अपॉन में आप 1 लिखना चाहें तो लिखें, ना लिखना चाहें तो भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ये हमारे पास है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी? पहले देखो ये कैसे हो गया एक बार। करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी, क्या ये लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं पक्का? सब लोग समझ गए ना? ठीक है, क्योंकि देखिए ये चीज यहां चली जाएगी और ये यहां आपका आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये तो हो गया करंट रेशियो। अब बाकी इससे ज्यादा करंट रेशियो का तो कोई काम दिख नहीं रहा। अब मैं दूसरे रेशियो को जरा निकालने की बात करता हूँ। एक और रेशियो है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के दो नाम आपको और सिखा रखे हैं, क्विक रेशियो और एसेट टेस्ट रेशियो। ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। ओके, और लिक्विड रेशियो जो है वो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1:1, यानी 1/1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। अब बेटा एक बात जरा ध्यान से देखना, एक बार जरा ध्यान से देखना। लिक्विड एसेट का भी फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी। लिक्विड एसेट कैसे निकलते हैं? करंट एसेट में दो चीजें माइनस करते हैं, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। यानी मैं लिक्विड एसेट की जगह लिख सकता हूं, लिक्विड एसेट की जगह करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। हालांकि इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो मैं जीरो ले लूंगा, लेकिन मैंने फॉर्मूले में लिख दी अपॉन करंट लायबिलिटी, ये लिख सकता हूं। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करूं आगे? सर अब तो बड़ा आसान हो गया। अच्छा बेटा, सर आप क्या करिए, ये जो करंट एसेट है, यानी 1/1 को 1 लिख दूं? पहले देखना, 1/1 को 1 लिख दूं? सबको दिख रहा है? 1/1 को 1 लिख दिया। 1 इज इक्वल टू करंट एसेट। करंट एसेट की जगह मैं 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकता हूं, क्योंकि यहां मैंने लिखा था करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये जो करंट एसेट है इसकी जगह मैंने लिख दिया 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस स्टॉक। स्टॉक की फिगर आपको दी है, 60,000 रुपीज स्टॉक दिया है, माइनस प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है तो कितना मानू? जीरो, अपॉन करंट लायबिलिटी। बस अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, मेरी करंट लायबिलिटी निकल आएगी, यही मेरे से पूछ रहा है वो। ठीक है, कैसे निकालने? सॉल्व करना तो बड़ा आसान है भाई। इज इक्वल टू, देखिए 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस 60,000। 60,000 को इधर ले आएंगे और करंट लायबिलिटी को इधर, तो बचेगा 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000
तो ये हो जाएगी 1.5 करेंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 60,000 और 60,000 अपॉन 1.5 कर दीजिए करेंट लाइबिलिटी 40,000 40,000 रुपीज की मेरी करंट लाइबिलिटी आ गई। यही मेरे से पूछा जा रहा था। 40,000 रुपए की करंट लाइबिलिटी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, धैर्य। धैर्य किसका नाम है? सबर का। सबर किसका नाम है? पेशेंस। पेशेंस के साथ आपको फॉर्मूले आते हो, करते चलेंगे तो होता चलेगा। ठीक है, अब नोट कर लीजिए एक बार इसको, आराम से नोट कर लें। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। सभी ने नोट कर लिया? पक्का? करंट लाइबिलिटी सबकी कितनी आ गई? 40,000। तो क्वेश्चन तो खत्म हो गया। अब कुछ जरा सेवा करते हैं। करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा। सेवा भाव में अगर इसी क्वेश्चन में आपसे वो करंट एसेट पूछ रहा होता तो कैसे निकालते? करंट एसेट पूछ रहा होता तो बता पाते क्या? करंट लाइबिलिटी तो बता दी, 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी करंट एसेट के बराबर है। ये आपने किया हुआ है, येलो से मैंने हाईलाइट कर रखा है कि करंट एसेट जो है वो 2.5 करंट लाइबिलिटी, यानी करंट एसेट के लिए अगर वो हमसे कहता तो हम 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी जो मेरी 40,000 निकली मल्टीप्लाई कर देते और 1 लाख रुपीज आ जाता। 1 लाख आता ना? ठीक है। अच्छा, एक और सेवा भाव, अगर वो हमसे कहता लिक्विड एसेट निकाल दीजिए भाई साहब, तो लिक्विड एसेट कोई बच्चा बताए कैसे निकले? कितने? भाई करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दे तो लिक्विड एसेट आ जाते। करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब यहां पे अगर करें तो करंट एसेट है 1 लाख माइनस स्टॉक 60,000, प्रीपेड एक्सपेंस है नहीं जीरो, तो मेरा आ जाता 40,000। तो कुछ भी पूछता तो आप बता लेते, बता लेते। पक्का? अच्छा, तीसरा सेवा भाव। सेवा बहुत करनी चाहिए जीवन में। तीसरा सेवा भाव, अगर वो आपसे इसी क्वेश्चन में कहता कि नेट वर्किंग कैपिटल निकाल दो। नहीं सर, ये क्या होवत है? नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल नहीं समझ आता। अच्छा, वर्किंग कैपिटल निकाल दो, सर ये भी नहीं समझ आता। वर्किंग कैपिटल मैंने नहीं पढ़ा है, आपको हो सकता है अभी पढ़ा हो आपने। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, उसी को ही नेट वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है, एक ही बात है। तो नेट वर्किंग कैपिटल बोलता तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी कर देते। करंट एसेट थे मेरे 1 लाख के और करंट लायबिलिटी थी 40,000 की। कितनी आ जाते हैं मेरी नेट वर्किंग कैपिटल? 60,000। तो मैंने एक क्वेश्चन से आपको चार चीजें निकलवा दी। करंट लायबिलिटी निकलवा दिया, करंट एसेट निकलवा दिया, लिक्विड एसेट निकलवा दिए एंड नेट वर्किंग कैपिटल निकलवा दी। बोलो राधे राधे। ठीक, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई साहब, अगला क्वेश्चन हम लोग पकड़ते हैं और देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन कैसे करने वाले हैं। माही मेनू छड़िया ना, वैसा क्वेश्चन है ये। माही लिमिटेड has closing stock of rupees 648 lakh and prepaid expense 32 lakh। वेरी गुड, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया है यानी स्टॉक दे दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस भी दे दिए हैं, वेरी गुड। टोटल लिक्विड एसेट दे दिए, लिक्विड एसेट दिए, स्टॉक दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। लिक्विड रेशियो 1.5:1 का है। वर्किंग कैपिटल पूछ रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी मैंने बताया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए क्या पूछ रहे हैं। जो जो दिया है उससे जो जो निकल सकता है वो फॉर्मूला देख के निकालिए, बिना सॉल्यूशन देखे। सॉल्यूशन आपको दिख जरूर रहा होगा, देखिएगा नहीं, करिए अपने आप, पहुंच जाएंगे वर्किंग कैपिटल तक। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए दो चीजें चाहिए होंगी, एक करंट एसेट चाहिए होगा और एक करंट लायबिलिटी चाहिए होगा। करंट एसेट निकालिए, करंट लायबिलिटी निकालिए, ये दोनों चीजें जब आ जाए तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो वर्किंग कैपिटल होगी, वो आपका आंसर होगा।
तो भाई क्या आंसर आ रहा है सभी का? आ रहा है 1290 लाख। कर पाएंगे? लिक्विड एसेट दिए हैं, स्टॉक दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिए हैं। सबसे पहले तो करंट एसेट निकाल लो। करंट एसेट कैसे निकलेगा? ऐड कर दो, लिक्विड एसेट प्लस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट होगा। क्योंकि जब करंट एसेट में दो चीजें माइनस करते हैं तो लिक्विड एसेट आता है। करंट एसेट में स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करते हैं तो लिक्विड एसेट आता है। तो लिक्विड एसेट में दोनों चीजें जोड़ेंगे तो करंट एसेट आएंगे ना, करंट एसेट आ जाएंगे। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला आपको दिया, मतलब रेशियो दिया हुआ है लिक्विड रेशियो का। फॉर्मूला आपको पता है लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। इसकी मदद से पता है क्या निकल आएगी? करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आ गया, करंट लायबिलिटी आ गई, दोनों माइनस कर लोगे आंसर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? देखो मैंने कर रखा है लिक्विड एसेट, मेरे का फॉर्मूला पता था, मैंने लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिख लिया कि करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक। फिर लिक्विड एसेट 1830 दिए थे, करंट एसेट मेरे को नहीं पता था लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस 32 दिया हुआ था और स्टॉक 648 दिया था। इसकी मदद से मैंने करंट एसेट निकाल लिए, 2510 लाख के करंट एसेट आ गए। मैंने लिक्विड रेशियो का फिर फॉर्मूला लगाया, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो 1.5 अपॉन 1। लिक्विड एसेट क्वेश्चन में मेरे को गिवन है 1830, करंट लायबिलिटी नहीं पता है, वही तो निकालनी थी, तो करंट लायबिलिटी निकाली 1220। अब आखिरी में रिक्वायरमेंट थी वर्किंग कैपिटल की, फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, माइनस कर दिया, सही आंसर मेरा आ गया 1290 लाख का। ठीक है, आ गया समझ में? एक आधे क्वेश्चन और पूछूं आपसे, बता पाओगे? चलो अच्छा पूछता हूं। आप मेरे को ये बताओ, पहला क्वेश्चन। मैंने आपके लिए येलो से आंसर हाईलाइट कर रखे, बट आप देखना नहीं, ठीक है ना? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ए वर्किंग कैपिटल रेशियो? कह रहा है वर्किंग कैपिटल रेशियो और किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? करंट रेशियो कहते हैं। अभी आपने करंट रेशियो में एक लाइन पढ़ी भी थी। दूसरा बाद में करेंगे, पहला तीसरा करते हैं। द आइडल नॉर्म प्रेफर्ड बाय बैंक्स फॉर करंट रेशियो इज। क्या बात है बच्चे, बिना देखे आंसर, है ना, इग्नोर कर रहे हैं येलो कलर को। 1.33:1 बता रहे हैं। सेकंड करके बताइए अपने आप। पढ़ा दूं आपको सेकंड क्वेश्चन? एन लिमिटेड हैज नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ ₹119 लाख, टोटल लाइबिलिटी 225 लाख, नॉन करेंट लाइबिलिटी 140 लाख। करंट रेशियो पूछ रहे हैं। बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है, मतलब आप कॉपी में लिख लिख के करिए तो हो जाएगा, पक्का होएगा। थोड़ा सा बस दिमाग लगाइए। अच्छा आंसर आ गया आप कह रहे हैं? ए आंसर आ गया कह रहे हैं, वेरी गुड, बड़ी तेजी में निकाल दिया लेकिन तुमने। अच्छा, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड बच्चे, धड़ाधड़ आंसर बताते हुए। समझदार बच्चे। नेट वर्किंग कैपिटल दी है, ओके, और इधर पहले ये लाइन पढ़े अगर तो टोटल लाइबिलिटी 225 लाख है। टोटल लाइबिलिटी मतलब करेंट लाइबिलिटी की नॉन करेंट लाइबिलिटी? दोनों मिला के, करंट और नॉन करंट दोनों मिला के जो लाइबिलिटी है वो 225 लाख है। नॉन करेंट लाइबिलिटी 140 है। तो अगर हम टोटल लाइबिलिटी में नॉन करेंट लाइबिलिटी हटा दें तो कौन सी लाइबिलिटी बचेगी? करेंट लाइबिलिटी। तो करेंट लाइबिलिटी अगर इस क्वेश्चन में मैं निकालने बैठूं तो आएगी 225 माइनस 140, कितनी बेटा? 85 लाख की तो करंट लाइबिलिटी आई। टोटल लाइबिलिटी में नॉन करंट लाइबिलिटी माइनस कर दिया। फिर मेरे को नेट वर्किंग कैपिटल दिए। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने सिखाया, करेंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल 119 है। करंट एसेट नहीं पता तो करंट एसेट को करंट एसेट ही लिखा रहने दो, माइनस करंट लायबिलिटी की जगह 85 लाख। करंट एसेट निकाल लो, 119 में ये इधर जाएगा तो 85 प्लस हो जाएगा, करके बताओ कितना?
204 लाख आपकी आ जाएगी, 204 लाख बच्चे कह रहे हैं आ जाएंगे करंट एसेट। पूछ रहे थे करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला तो बच्चे बच्चे को पता है, गली गली में पता है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, दैट इज 204 लाख डिवाइडेड बाई 85 लाख। तो उम्मीद तो यही है कि 2.4 आना चाहिए। ठीक, सभी को समझ में आ गया? पक्का, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है जी, आगे चलते हैं जरा अगले रेशियो की तरफ। तो अपने ने कौन सा रेशियो पढ़ रहे थे, कौन से रेशियो पढ़ रहे थे बताना, ब्रॉडली क्या बोल रहे थे उसको, जल्दी बोलो, ब्रॉडली क्या बोल रहे थे? फाइनेंशियल रेशियोज। उसमें भी कौन से पढ़ रहे थे? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें करंट रेशियो पढ़ लिया, लिक्विड रेशियो पढ़ लिया। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में हम लोग जो भी चीजें लेंगे वो लॉन्ग टर्म टाइप की लेंगे कि शॉर्ट टर्म टाइप की? क्या बात है, लॉन्ग टर्म टाइप की लेंगे। अलग अलग रेशियोज, पहला है डेट इक्विटी रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? एज द नेम सजेस्ट, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी, डेट ऊपर इक्विटी नीचे, फॉर्मूला बन गया लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, या जिसको कई लोग टोटल लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड्स के नाम से भी कहते हैं। देखिए, किसी किसी जगह पे मैंने एक से ज्यादा फॉर्मूले भी लिखे हैं, वहां पे आपकी कोशिश तो यही होगी कि जो पहला वाला लिखा है उससे आपको आंसर ट्राई करना है। एग्जाम में 4 ऑप्शन, आंसर ट्राई करना है। मैच हो गया, बहुत बढ़िया। नहीं मैच हुआ या डेटा ही नहीं गिवन है तो सेकंड, ठीक है ना, सेकंड वाला फिर आप लगाएंगे फॉर्मूला। तो क्या सर हम लोग दोनों याद करेंगे? तो कौन याद करेगा? मैं याद करूंगा, आप नहीं याद करेंगे तो? ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो का नॉर्मली फॉर्मूला यही होता है, 99% आपका काम चल जाएगा, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, और नहीं तो टोटल लाइबिलिटी अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। सर ये कितना आइडल माना जाता है? आइडल रेशियो होता है बेटा 2:1 का। 2:1 की अगर बात करें तो 2:1 मतलब फॉर्मूला देखो, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, आइडल 2:1 मतलब अगर एक आपकी इक्विटी हो तो 2 होने चाहिए 2 रुपए के डेट। 2:1 का मतलब यही हुआ, 1 रुपए की इक्विटी तो 2 रुपए के डेट। कह रहे हैं आइडल रेशियो 2:1 का होता है कब? अगर पहले फॉर्मूले से निकालें। ठीक है, तो भैया दूसरे का भी बताओ फिर। 0.67:1 होता है अगर दूसरे फॉर्मूले से निकालें। ठीक है ना, तो एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछी जा सकता है। सर दूसरे से 0.67 क्यों है, कम क्यों है? क्योंकि बेटा दूसरे फॉर्मूले को अगर आप नजरों से देखो तो टोटल लाइबिलिटी ली है। टोटल लाइबिलिटी मतलब डेट लिया है कि इक्विटी लिया है? टोटल लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी साइड, टोटल यानी दोनों ली हैं। तो भाई जब दोनों ली हैं और नीचे शेयर होल्डर फंड लिया है तो फिर ये कैसे आया बताओ? डिवाइड करने से, टोटल लाइबिलिटी में डेट ही लिया है यहाँ पे भी, ठीक है ना, डेट से रिलेटेड। और शेयर होल्डर फंड की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगी, रिजर्व वगैरह, रिजर्व सरप्लस होता है ना, वो सब भी आ जाएगा। लेकिन आप एक भी अगर याद कर लोगे, नहीं आपसे अगर दोनों याद हो रहा है कोई बात नहीं, ठीक है ना, अभी के लिए आप एक ही याद कर लो, आपका काम 99% सिचुएशन में हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बोलिए मेरे साथ 4 बार बोलिए। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी काहे का फॉर्मूला है? डेट इक्विटी रेशियो का। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। अच्छा ये क्या होता है भाई? पहले फॉर्मूला पढ़ते हैं। फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। सर फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड्स कैसे निकलते हैं? ये भी बेटा मैंने नीचे लिखा हुआ है पहले, लेकिन आपको मतलब समझा दूं फिर नीचे पढ़ेंगे। देखो सुनो, ऊपर लेना है ऐसे फंड्स, ऐसी कैपिटल जो हम जहां से लाए हैं जिसमें हमें फिक्स्ड कुछ देना पड़े। ऊपर लेना है ऐसी चीजें जिसमें हमें फिक्स देना पड़े। जैसे अगर हम लोन लाते हैं, डेट लाते हैं लॉन्ग टर्म, तो हमें फिक्स्ड क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। तो हमें लॉन्ग टर्म डेट लेना है। और जब हम प्रेफरेंस लेके आते हैं तो फिक्स्ड क्या देना पड़ता है? डिविडेंड। तो ऊपर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लेनी है, डिविडेंड नहीं लेना है, कैपिटल लेने। ऐसी सोर्सेज लेने हैं जिसके बदले में जाती है फिक्स्ड चीजें, चाहे वो फिक्स्ड इंटरेस्ट की फिगर हो, चाहे वो फिक्स्ड डिविडेंड की फिगर हो। और नीचे ऐसी चीजें लेते हैं
जिसमें नॉन फिक्स चीजें होती हैं। नॉन फिक्स मतलब जिनको साथ हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं है कि हम देंगे ही देंगे तुमको बदले में डिविडेंड, तो कौन हुआ? इक्विटी। तो अगर हम फॉर्मूले को फिर से देखें तो लिखा है, ऊपर लेना है कैपिटल गियरिंग रेशियो में ऊपर लेते हैं फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। सही बताऊं तो इस चैप्टर में मेरा रोल 40% है, आपका रोल 60% है। पता है क्यों? बताओ क्यों? फॉर्मुलेज हैं आपने याद करने, ये आपका अपना रोल है, ठीक है ना। बॉर्नवीटा कॉम्प्लान जो आपको अच्छा लगता हो, पी पी करके इसको याद करो। तो फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड्स अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड। सर ये फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड्स में क्या क्या लेंगे हम लोग? तो देखो बेटा क्या क्या लेंगे। डिवेंचर्स। डिवेंचर्स क्यों? क्योंकि इनको फिक्स हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। लॉन्ग टर्म लोन फिक्स इंटरेस्ट देना पड़ता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जब जोड़ेंगे तीनों चीजें तो फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड आ जाएंगे। फिक्स्ड इनकम एंड यहां लिख दे रहा हूं, यहां बाद में कंफ्यूज होंगे, एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड्स आ जाएंगे हमारे। सर इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो आपने लिखा है उसमें क्या क्या लेंगे? तो बेटा उसमें इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल मतलब लॉस, वो माइनस किया। अगर डेबिट बैलेंस पीएनएल का माइनस किया तो क्रेडिट बैलेंस प्लस करना चाहिए, वो तो मैंने कहीं लिखा नहीं। रिजर्व एंड सरप्लस प्लस किए ना तो उसमें अपने आप सारे क्रेडिट बैलेंस डेबिट बैलेंस इससे तो आजकल खुद ही नेट हो जाता है, उसी में डेबिट बैलेंस करके बची हुई फिगर आती है। लेकिन मैं तब भी लिख दिया कि अगर लॉस अलग से दिया हो तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। और माइनस करते हैं फिक्टिशियस एसेट। ये कौन से एसेट होते हैं फिक्टिशियस एसेट? है जी, बच्चे बता रहे कौन से होते हैं? बिल्कुल सही, फिक्टिशियस एसेट वो एसेट होते हैं जो एक्चुअल में जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो एक्चुअल में एसेट नहीं होते। फॉर एग्जांपल आपने डिबेंचर्स डिस्काउंट पे इश्यू करा बट डिस्काउंट को अभी राइट ऑफ नहीं किया, तो एक तरीके से वो फिक्टिशियस एसेट है। ऐसे सच कोई एसेट नहीं है, बैलेंस शीट में आएगा जब तक राइट ऑफ नहीं करोगे, लेकिन फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी है। डिस्काउंट नॉट येट रिटन ऑफ। आपने अंडर राइटर्स को कमीशन पे किया बट उसको अभी राइट ऑफ नहीं किया। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नॉट येट रिटन ऑफ। ये सारे कोई एसेट नहीं है। अगर हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कर दिया और राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं तो एसेट थोड़ी ना कि कल को बेचने के लिए निकलेंगे तो पैसा थोड़ी ना मिलेगा, वो तो चाह चुका है। तो ऐसे खर्चे जिनकी कोई वैल्यू नहीं है लेकिन अभी राइट ऑफ नहीं करे उनको फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। तो इसलिए उसको माइनस किया जाता है। क्यों माइनस किया जाता है? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये है कि अगर हम ऑलरेडी राइट ऑफ कर चुके होते, अगर अभी तक राइट ऑफ कर चुके होते तो ऑटोमेटिकली मेरा रिजर्व एंड सरप्लस कम हो चुका होता। कोई भी चीज राइट ऑफ कैसे करते हैं? प्रॉफिट्स वगैरह से, रिजर्व्स वगैरह से, वो कम हो चुका होता। राइट ऑफ अभी तक नहीं किया है इसलिए अलग से दिख रहा है और मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। तो क्या करना है? इक्विटी के लिए इक्विटी शेयर कैपिटल लीजिए, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़िए। अगर डेबिट बैलेंस दिया है पीएनएल का अलग से तो माइनस करिए, फिक्टिशियस अगर दिए हैं तो माइनस करिए, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। हाई गियरिंग रेशियो, अगर किसी का गियरिंग रेशियो ज्यादा आया तो क्या है? अच्छी बात है कि नहीं है? इज नॉट गुड फॉर ए न्यू कंपनी और अ कंपनी फॉर विच फ्यूचर अर्निंग्स आर अनसर्टेन। हमने कहा क्यों सर, ये तो समझ में आ रहा है नॉट गुड, अच्छा नहीं है नई कंपनी के लिए, लेकिन क्यों नहीं अच्छा है? कह रहा है कैपिटल गियरिंग रेशियो अगर किसी का ज्यादा आ रहा है, ज्यादा कब आएगा? जब फिक्स्ड इनकम बियरिंग फंड्स, फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड डिविडेंड बियरिंग फंड्स ज्यादा होंगे कि इक्विटी फंड ज्यादा होंगे? फिक्स्ड इनकम एंड फिक्स्ड बियरिंग फंड ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू इक्विटी बियरिंग फंड्स। तो ऐसे केस में ये रेशियो ज्यादा आएगा। ये रेशियो जब ज्यादा आता है तो कह रहे नई कंपनी या फिर वो कंपनी जिसकी इनकम कितनी होगी ये कोई निश्चित नहीं है, सर्टेन नहीं है, ऐसी कंपनी के लिए खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? जो नई कंपनी होगी उसका कोई अभी तय नहीं है। नई कंपनी हो सकता है कि उतना कमाई ना पाए जितना ब्याज की कमिटमेंट कराई, जितना फिक्स डिविडेंड की कमिटमेंट कराई। तो नई कंपनीज को ऐसे फंड कम रखने चाहिए, ठीक है ना। इसी से ही एफएम में निकलता है, इसी की डिविडेंड और इंटरेस्ट वगैरह यूज करके फाइनेंशियल लेवरेज निकलता है। तो ऐसे ज्यादा रखेंगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाती है। फाइनेंशियल रिस्क बढ़ने का मतलब होता है कि अल्टीमेटली हो सकता है तुम उतना कमाई ना पाओ कि इनको पैसा दे पाओ। तो हम इसको जस्ट उल्टा करके बोल रहे हैं, ऐसी कंपनियां जिनका
फ्यूचर प्रॉफिट्स बहुत सर्टेन है और बहुत उनका नफा तुला है कि हाँ कमा लेते हैं, उनके लिए ये रेशियो ज्यादा है तो अच्छा होता है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इनकी कॉस्ट कम होती है, इंटरेस्ट सस्ते में मिल जाता है, लोन पे इंटरेस्ट कम देना पड़ता है, फिक्स्ड प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड कम देना पड़ता है, इनकी कॉस्टिंग कम आती है, वही इक्विटी की कॉस्ट जो आती है वो ज्यादा आती है। तो ऐसी कंपनी जो वेल एस्टेब्लिश्ड है वो अपने यहाँ ये पोर्शन थोड़ा ज्यादा रखती है। लेकिन ऐसी कंपनी जो नई है, नई कंपनी को तो आमूमन तौर पे जल्दी लोन मिलेगा नहीं, ठीक है ना, मिल भी गया तो उनको उतना रखना चाहिए जितना वो झेल लें। तो लिखा है सिग्निफिकेंस, आपसे थ्योरी में पूछा जा सकता है, हाई गियरिंग रेशियो इज नॉट गुड फॉर अ न्यू कंपनी, या फिर ऐसी कंपनी के लिए भी नहीं अच्छा है, कौन सी? फॉर विच फ्यूचर अर्निंग्स आर अनसर्टेन। ठीक है, पक्का। इक्विटी में तो ये नहीं कमाया तो चलो नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं वैसी। ओके, अगला आता है फिक्स्ड एसेट रेशियो। कौन से रेशियोज पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? ब्रॉडली फाइनेंशियल रेशियोज। फाइनेंशियल रेशियोज में कौन सा पढ़ रहे हैं? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, जिसमें तीसरा है फिक्स्ड एसेट रेशियो। नाम बता रहा है फिक्स्ड एसेट रेशियो, तो कह रहे ऊपर फिक्स्ड एसेट लेंगे, नीचे लॉन्ग टर्म फंड्स लेंगे। हमने कहा ये भाई ये क्या बताता है, ये रेशियो की सिग्निफिकेंस क्या है? द हायर द रेशियो, जितना ज्यादा रेशियो इंडिकेट करता है द सेफर द फंड्स आर अवेलेबल इन केस ऑफ लिक्विडेशन। जरा समझते हैं, सुनिए मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको ये रेशियो। मान लो मेरे को किसी कंपनी की में इन्वेस्टमेंट करनी है, मे बी इक्विटी शेयर्स खरीदने, मे बी डिबेंचर्स खरीदने, इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मैं जब इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मैं उस कंपनी के सारी चीजें देखता हूं, जिसमें से एक बड़ी जरूरी चीज मैं देखता हूं कि आखिर उस कंपनी के एसेट्स कितने हैं। आज की तारीख में बहुत कंपनियां ऐसी हैं, सुनना, आज की तारीख में बहुत कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास फिक्स्ड एसेट बहुत कम है लेकिन उनके शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। फिक्स्ड एसेट बहुत कम है, शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे ओला की बात कर लेते हैं, जोमेटो की बात कर लें, स्विगी की बात कर लें, ये सब जो सर्विस सेक्टर है, इनके पास अगर हम एसेट्स की बात करें, स्विगी के एसेट्स की बात करें तो एसेट्स कितने होंगे? बहुत कम होंगे। एसेट्स में है क्या? अपनी ऐप है, और काहे का एसेट है? वो बैग है जो टांग के चल रहे हैं, बाकी तो वो खाना बनवा करके आपको डिलीवर कर रहे हैं। लेकिन वैल्यू देखें, वैल्यू ऑफ बिजनेस तो बहुत ज्यादा निकलती है। आमतौर पे जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो वो ये देखता है कि कंपनी के वाकई फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं। फिक्स्ड एसेट जितने ज्यादा होंगे ना, उतनी ज्यादा एक चैन की सांस पड़ती है कि कल को अगर कंपनी नहीं चल पाई और लिक्विडेट भी करनी पड़ी तो फिक्स्ड एसेट्स कम से कम बिक के, लैंड बिल्डिंग मशीन जो जो होंगी, बिक के पैसा तो मिलने के चांसेस बढ़ गए। तो कह रहे हैं जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना ज्यादा इन्वेस्टर जिसने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है उसके फंड्स सेव, आपकी सेफ्टी ज्यादा रहती है। रीजन मीन उसके यहाँ फिक्स्ड एसेट ज्यादा है, उसकी सेफ्टी ज्यादा है कि कल को लिक्विडेशन होगा तो पैसा मिलने की संभावना ज्यादा है, जल्दी डूबेगा नहीं। पढ़िएगा, द हायर द रेशियो इंडिकेट सेफर द फंड्स आर अवेलेबल इन केस ऑफ लिक्विडेशन। ठीक है, अगला प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल सेट। सर ये प्रोप्राइटरी फंड्स क्या होते हैं? प्रोप्राइटरी फंड्स में बेटा आपकी दोनों तरीके की शेयर कैपिटल को जोड़ दो, रिजर्व को जोड़ दो और फिक्टिशियस एसेट को माइनस कर दो। सर यहाँ डेबिट बैलेंस ऑफ पीएनएल नहीं माइनस किया, माइनस किया है, मैंने बस लिखा नहीं कि रिजर्व को जोड़ रहे हैं तो मतलब प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे, लॉस होगा तो माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा दोनों तरीके की शेयर कैपिटल को लेना है, हाँ प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी शेयर कैपिटल भी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी। सर टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट लेने हैं कि करंट एसेट लेने हैं? बताओ क्या लेने होंगे? टोटल एसेट दोनों, तो फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, तो इसका तो आप नाम याद कर लेंगे तो भी काम हो जाएगा। ये क्या सिग्निफिकेंस है? अ हाई प्रोप्राइटरी रेशियो इज इंडिकेटिव ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। अच्छा, जितना ज्यादा उतनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, द रेशियो, द हायर द रेशियो द बेटर इट वुड बी। सर कैसे? जरा देखो, इसमें ऊपर हम ले रहे हैं शेयर कैपिटल वगैरह, है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, जितना ज्यादा खुद का पैसा लगा है उतना प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटर से बना है प्रोप्राइटरी, प्रोप्राइटर का खुद का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है उस बिजनेस में, जिसमें मालिक का ज्यादा पैसा लगा होगा उसमें लोन वगैरह अगर हम किसी को देते हैं तो डूबने के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि मालिक खुद मन लगा काम करेगा क्योंकि उसका भी पैसा लगा हुआ है। तो प्रोप्राइटरी रेशियो कह रहे जितना ज्यादा हो उतनी ज्यादा फाइनेंशियल पोजीशन उस बिजनेस की स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मालिक का ज्यादा पैसा लगा हुआ है।
ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका काम एक रहने वाला है आज घर जाकर के, क्या रहने वाला है वैसे आप समझ गए होंगे, बताइए क्या काम है। लर्न करने वाले हैं आप, ये आज सारे फॉर्मूले जितने आज अपने ने पढ़े हैं उतने आप याद करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू।